बिहार के चुनावी चौसर ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। बिहार में 7 जून का दिन राजनीतिक रूप से बहुत गहमा गहमी वाला रहा। एक और गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाने की घोषणा की। वहीं मुख्य विपक्षी दल राजद की ओर से इस रैली के विरोध में थाली पीटो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने भी उसी दिन अपनी पार्टी के नेताओं के साथ जिलेवार चुनावी रणनीति पर चर्चा की शुरुआत की। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 7 जून से सभी पार्टियां इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं। बिहार में पहले बात 7 जून की राजनीतिक गहमा गहमी पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं की। राष्ट्रीय जनता दल की ने भाजपा पर वर्चुअल रैली के लिए पानी की तरह पैसा बहाने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में जब हमने राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा से बात की तो उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी हरदम इलेक्शन मोड में रहती है। इलेक्शन के बाद किसी भी तरह से जीते हों तब भी और हारे हों तब भी सरकार बनाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य रहता है। आज कोरोना महामारी से जब पूरा देश परेशान है तब वे चुनाव की बातें कर रहे हैं। पिछले 9 हफ्तों में पहली बार भाजपा नेताओं को प्रवासी मजदूरों की गंध महसूस हो रही है। सैकड़ों मजदूरों की बदतर इंतजामों के कारण मृत्यु हो गई। हालात शमशान के हैं और वे विवाह के गीत गा रहे हैं। और इस विवाह के गीत की कीमत कितनी बड़ी है? 72,000 एलईडी की जितनी कीमत है उतने में हजारों मजदूरों के लिए काम किया जा सकता था। राजद के इस आरोप पर जब हमने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली के लिए कहीं कोई एलईडी की खरीद नहीं हुई है। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों से टीवी स्क्रीन का इंतजाम किया था और लोगों के बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया गया। रैली की असली सफलता यूट्यूब के माध्यम से हो रही है, जहां लाखों लोगों ने रैली का लाइव टेलीकास्ट देखा था। इन सब आरोप प्रत्यारोपों से इतना स्पष्ट हो जाता है कि भले ही चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी कार्यक्रम की घोषणा में अभी देर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ से चुनाव के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग का मामला एक ऐसा पेंच है जिसे सुलझाने में आने वाली दुश्वारियों से सभी वाकिफ है। अंदर खाने सभी इसी माथापच्ची में लगे हैं। सबकी रणनीति अब सीटों की संख्या और पहचान पर जाकर टिक गई है। आइए इन राजनीतिक दलों की ही रणनीतियों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात सत्तारूढ़ यानी कि एनडीए गठबंधन की। एनडीए गठबंधन के बीच सबसे अहम मुद्दा तीनों घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का है। 2010 में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी एक साथ विधानसभा चुनाव लड़े थे। तब जदयू ने 141 सीटों पर जबकि भाजपा ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू महागठबंधन का हिस्सा था, लेकिन अब एक बार फिर नीतीश जदयू भाजपा के साथ एनडीए में शामिल है। इस बार एनडीए में रामविलास पासवान और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल है। इसलिए 2010 के पुराने फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यदि 2010 के फॉर्मूले को ही मानक मानते हुए रखा जाए तो दोनों दलों को अपने अपने कोटे से लोजपा के लिए कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी। वहीं कुछ राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तरह भाजपा और जदयू बराबर बराबर सीटों पर लड़ेंगी, जबकि कुछ सीटें लोजपा के लिए छोड़ दी जाएंगी। लेकिन इस फॉर्मूले में सबसे बड़ा पेच यह है कि यदि चुनाव में यह गठबंधन पुनः कामयाब होता है और भाजपा गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती है तो क्या वह नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए राजी होगी? और यदि स्वीकार भी कर ले तो क्या दोनों दलों के बीच रिश्ते सहज रह पाएंगे? महागठबंधन में भी यही हुआ था। राजद और जदयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनावों में राजद को जदयू से ज्यादा सीटें मिल गईं। उसके बाद राजद ने पूर्व के वादे के अनुरूप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार तो कर लिया, लेकिन बिग ब्रदर वाले अपने रुख को काबू में नहीं रख पाई। अंततः 2017 में महागठबंधन टूट गया था। इसलिए मौजूदा एनडीए गठबंधन में ऐसी स्थिति से तीनों ही दल भाजपा, जदयू और लोजपा बचना चाहेंगे। कम से कम नीतीश कुमार तो निश्चित तौर पर बचना चाहेंगे, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उधर लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अभी से अपने पत्ते चलने शुरू कर दिए हैं। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने यह कहा था कि यदि एनडीए नीतीश कुमार की जगह किसी अन्य नेता को चेहरा बनाता है तब भी उनकी पार्टी एनडीए के साथ ही रहेगी। मोटे तौर पर चिराग पासवान का बयान दबाव की राजनीति का हिस्सा है। इस दबाव की राजनीति का इस्तेमाल वो अपनी पार्टी के लिए अधिक से अधिक सीटें प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। फिलहाल सबकी नजर एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन तीनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे और किस घटक को कितनी सीटें मिली हैं इसकी घोषणा चुनाव के 6 महीने पूर्व ही कर दी गई थी। सिर्फ सीटों की पहचान का काम चुनाव तक के लिए टाल दिया गया था। इसलिए इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तीनों घटकों में बांटी जाने वाली सीटों की संख्या से संबंधित ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में जो हालात पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के वक्त थे वही हालात आज भी बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव के समय तो आपसी समन्वय की हालत यह थी कि पहले चरण के चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख बीतने तक भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया था।
अंतिम समय तक अविश्वास का वातावरण बना हुआ था और कमोबेश वैसे ही हालात अब भी बरकरार है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एक अलग ही राग अलाप रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस करे। यह स्थिति राजद को असहज करने वाली है। कुछ विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि चुनाव के बाद की परिस्थितियों में छोटे घटक दलों द्वारा अपनी निष्ठा बदले जाने की आशंका को देखते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ही चाहते हैं कि सिर्फ राजद और कांग्रेस का ही गठबंधन हो, या इन दोनों दलों के अलावा सिर्फ सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी के लिए ही लचीला रुख अपनाया जाए। बाकी दलों जिनमें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियां भी शामिल हैं को अलग कर दिया जाए। अभी इस अनुमान को पूर्णतः सही माना नहीं जा सकता, लेकिन मांझी और कुशवाहा के बयानों से महागठबंधन में असहज स्थितियां तो निश्चित तौर पर बन गई हैं। कांग्रेस भी अधिक से अधिक सीटें पाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। पिछली बार राजद और जदयू 101 जबकि कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। राजद ने 80 और कांग्रेस 27 सीटें जीती थी। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महागठबंधन में सारी नुरा कुश्ती उन्हीं 101 सीटों पर होगी जिन पर पिछली बार जदयू ने चुनाव लड़ा था। इन्हीं 101 सीटों में ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए कांग्रेस और राजद एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, या किसी अन्य घटक को यदि महागठबंधन में शामिल किया गया तो समायोजित किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ एनडीए की तुलना में ज्यादा मगजमारी है। अब बात चुनावी समीकरणों की। चुनाव आते ही दोनों गठबंधनों ने अपने अपने आधार वोटों को सुरक्षित रखने के साथ दूसरे के आधार वोटों में सेंधमारी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। बिहार के बारे में एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि देश के बड़े और मंझोले राज्यों में सबसे कम नगरीय जनसंख्या लगभग 11% बिहार में, इसलिए फ्लोटिंग वोटर्स की तादाद यहाँ कम हो जाती है। फ्लोटिंग वोटरों की तादाद शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है। इस बार के चुनाव में प्रवासी मजदूर निर्णायक भूमिका निभाने जा रहे हैं और इस तथ्य से सभी पार्टियां और गठबंधन वाकिफ हैं। इस महीने के अंत तक लगभग 40 लाख प्रवासी मजदूरों की बिहार पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के में दूसरे राज्यों से लौट कर आने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या औसतन 16,000 होगी। इतने वोट किसी भी भावी विधायक की तकदीर को उलट पलट करने के लिए काफी होते हैं। इन मजदूरों का वोट हासिल करने की जुगत में सभी पार्टियां लग भी गई हैं। अमित शाह ने भी अपने भाषण के केंद्र में प्रवासी मजदूरों को ही रखा था। वहीं राजद ने इन प्रवासी मजदूरों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए जमीनी स्तर पर पार्टी का सदस्यता अभियान भी शुरू कर दिया है। इस सदस्यता अभियान के केंद्र में प्रवासी मजदूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन मीटिंग के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को जनता के बीच प्रसारित करने का निर्देश दे रहे हैं। दरअसल प्रवासी मजदूरों में सबसे बड़ी संख्या उस महादलित समुदाय की है जिसे जदयू समर्पित वोटर माना जाता रहा है। इसमें सेंधमारी की कोशिश जदयू को ही कमजोर करेगी, इसलिए नीतीश कुमार की चिंता स्वाभाविक ही है। इसके अलावा एनडीए की तरफ से राजद के एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण में सेंधमारी की कोशिशें भी जारी हैं। फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह का 7 जून के कार्यक्रम में सक्रिय न दिखना और शाहनवाज हुसैन की सक्रिय भागीदारी होना इस बात को स्पष्ट करता है कि भाजपा कम से कम बिहार के मामले में मुसलमानों से दूरी बनाकर चलने का जोखिम नहीं ले सकती। इसे भाजपा के नीतीश कुमार के रुख से सहमत होने के संकेत के तौर पर भी देखा जा सकता है। यादव नेता नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री बनाकर सीधे अमित शाह से सम्मत कर दिया जाना और भूपेंद्र यादव को बिहार का पार्टी प्रभारी बनाया जाना भी कहीं न कहीं इसका ही संकेत है। इसे राजद के यादव जनाधार में सेंध लगाने का एक प्रयास भी माना जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ राजद भी चुप नहीं बैठा है। उसने एनडीए के सवर्ण जनाधार में सेंधमारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने चुनाव अभियान की कमान भी संभाल रखी है, जबकि नए नवेले राज्यसभा सदस्य अमृतधारी सिंह भी बिहार में एक्टिव हैं। बहरहाल ये सब जोड़ तोड़ बयानबाजी दांव पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किए जा रहे हैं। यदि इन सभी घटनाक्रमों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है कि चुनाव के लिए सभी दल गठबंधन मानसिक तौर पर तैयार हो गए हैं और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ये तेजी और बढ़ती जाएगी और सारे अपडेट्स जो आएंगे चुनाव के ऐसे ही हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।